जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 4 के अंतर्गत संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा शासकों का चुनाव करना भर नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। अब हम यहाँ पर सरकारों के कामकाज को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक संस्था का अपना कामकाज का कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है तथा ये संस्थाएं मिलकर सरकार के लिए किस प्रकार कार्य करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं, इस बारे में अब हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। इसके अंतर्गत हम इस प्रकार जानेंगे कि एक सरकारी आदेश किस प्रकार कानून का रूप लेता है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन भी कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक छोटा सा आदेश एक पन्ने का था। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण भी बना रहा। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, उन्हीं का एक और नाम SEBC अर्थात सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इस 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। इसके अंतर्गत अब ये निर्णय लेना जरूरी हो गया था कि इसको कानून का रूप किस तरह दिया जाए। तो निर्णय करने वाले के सामने ये प्रश्न उठा और यह जाना गया कि इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया। मालूम हो अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद ये निर्णय नहीं किया होगा। अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी सम्मिलित रहे होंगे। अब हम इन प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे प्रमुख अधिकारी भी होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का उपयोग भी वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिपरिषद की बैठकों में ही कामकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। चौथा, संसद में राष्ट्रपति और सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन पाना जरूरी होता है। भारत सरकार ने 1969 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। इसकी अध्यक्षता VP मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग भी कहते हैं। इसे भारत के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने के उपाय बताने का जिम्मा दिया गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए
27% आरक्षण देना होगा। वर्षों तक कई पार्टियों और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। 1979 को लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा और ये वायदा किया, यदि वो सत्ता में आएगी तो वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। जनता दल की सरकार में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तथा यह निर्णय किया गया कि भारत जैसे विभिन्न जातियों वाले देश में असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है तथा इससे सभी लोगों में समानता की भावना बढ़ेगी। दूसरा इसका पक्ष यह भी है कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, उनके अवसर छिनते चले जाएंगे। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर भी असर होगा। यहाँ हम जानेंगे कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे किए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है एवं विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा गांधी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि अगर भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है तो 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह विवाद सुलझ गया एवं तभी से इस पर अमल किया जाने लगा। अब हम आगे जानेंगे कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। किसी देश को चलाने के लिए राजनीतिक संस्थाओं को कई कार्य करने होते हैं। मिसाल के तौर पर सरकार को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं देने का कार्य प्रमुखता से करना होता है। वह यह कार्य टैक्स लेकर टैक्स इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह कई कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें जनहित में लागू करती है। अगर इन योजनाओं को लागू करने में विवाद होता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ यह भी जरूरी होता है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां फिर भी चलती रहें। बच्चों, आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को ही हम संस्थाएं कहते हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी रूप से नियमों का वर्णन होता है। विभिन्न संस्थाओं के कार्य होते हैं और वो इस प्रकार से बताए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। दूसरा, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं होता। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां, कुछ रूटीन काम भी होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार विमर्श करने का अवसर मिल जाता है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारों में संस्थाओं पर जोर दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को हम संसद कहते हैं। ये जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जैसे पहला, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार
संसद के पास होता है। विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका भी कहते हैं। दुनिया की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं, यानी कि उनमें बदलाव ला सकती हैं, और यदि कानून सही नहीं है तो उसको खत्म भी कर सकती हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग भी करती है। भारत में उसे सीधा व पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले अपने फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ कहलाता है। अब हम जानेंगे कि संसद में कौन कौन से सदन होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। संसद की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा गया है। इन्हें सदन भी कहा जाता है। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से ही अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। हमारे देश में संसद के दो सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अब हम यहाँ यह जानेंगे कि संसद के दो सदन के बारे में हमने जाना, लोकसभा और राज्यसभा। तो इनमें ज्यादा शक्तिशाली कौन है और कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कि दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है। राज्यसभा, जिसको कि अपर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा, जिसको कि हम लोअर हाउस भी कहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। हमारे देश में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। लोकसभा लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही होता है। इसको विस्तार से जानेंगे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन दोनों सदनों के बीच कुछ मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों सदनों के प्रमुख अधिवेशन में ही या संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, अर्थात लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। वह केवल 14 दिन तक देरी कर सकती है और आखिरी में उसको ये फैसला मानना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होता है। यह अधिकार राज्यसभा को हासिल नहीं है, यानी कि इस मामले में लोकसभा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कि संस्थाओं में अगली संस्था के बारे में जो हम बात करेंगे वो है कार्यपालिका। सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों को इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका के रूप में सरकार अपने महत्वपूर्ण कार्य करती है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। अतः सरकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो तात्पर्य आमतौर पर हमारा कार्यपालिका से ही होता है। अब हम यहाँ जानेंगे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका से हमारा क्या तात्पर्य है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरे और जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक भी कह सकते हैं। बच्चों, आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं। तो हम जानेंगे मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं और उसी विषय की अधिक महारत
हासिल होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। बच्चों, कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत ही कम होती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर भी इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को ही क्यों प्राप्त होता है? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है और मंत्री लोगों द्वारा ही चुना जाता है। ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ ये काम नहीं कर सकते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में ज्यादा फैसला करता है। लोकसभा में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। बच्चों, अब हम इस अध्याय में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक ही अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब हम जानेंगे मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। अमूमन इसमें विभिन्न स्तरों पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। इसमें सबसे पहले कैबिनेट स्तर। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी भी होते हैं। दूसरा, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री। इसमें मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। तीसरा, राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, अतः फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप भी कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करता है। अब हम यहाँ जानेंगे कि प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के क्या क्या अधिकार होते हैं। बच्चों, सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका ही निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को कामों का वितरण करता है और उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने या पद छोड़ने के लिए कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारी की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों या दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। बच्चों, जैसा कि हमने इसमें संसद के कार्य, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के कार्य जाने, अब हम हमारे देश के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। एक ओर जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है।
हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह प्रधानमंत्री। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रपति भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम ये मानेंगे कि आखिर उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। ये उसके कार्यक्षेत्र में आता है। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति आखिर करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक का काम लेता है और नेता को चुनता है और मंत्रिमंडल का विस्तार करवाता है। बच्चों, हमने संस्थाओं के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका की बात की। अब हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, जो सरकार का सबसे ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इस बार भी हम सरकारी आदेश की, अब हम न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाता है, इसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, जैसे देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच। इन मामलों में वो अपने फैसले दे सकता है या इन मामलों में न्यायपालिका अपना फैसले दे सकती है। ये फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था होती है। ये उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के
मशवरे से नियुक्ति करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार होता है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, तो वे इसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। न्यायिक समीक्षा के रूप में माना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। जैसा कि बच्चों इस अध्याय में हमने कार्यपालिका, सरकार, न्यायपालिका, विधायिका, राजनीतिक संस्थाएं, आरक्षण, इन सभी बातों पर चर्चा की। अब इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो इसमें पूछे गए हैं, जिनके उत्तर आपको ज्ञात करने हैं। प्रश्न 1, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं? प्रश्न 2, शासन में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं? प्रश्न 3, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न 4, संसद से आप क्या समझते हैं एवं संसद की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न 5, संसद का गठन किस प्रकार होता है? प्रश्न 6, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 7, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में बताइए। प्रश्न 8, प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। प्रश्न 9, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र पर विस्तार से लिखिए। और प्रश्न 10, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए। बच्चों, जैसा कि हमने संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जाना और इसको हमने विस्तार से समझा, अब हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।